हेलो एंड वेलकम टू जियो एकेडमी। आपका जियो एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जियो एकेडमी के नाम से जनरल कंपटीशन शुरू करने वाले हैं और इसमें देखा जाए तो हम इसमें रीजनिंग, जैसे रीजनिंग की टॉपिक को हम शुरू करते हैं तो बहुत सारे बच्चे को यहाँ पर डिमांड था कि रीजनिंग भी पढ़ाया जाए, जनरल कंपटीशन का भी लाया जाए। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि रीजनिंग को शुरू करते हैं और सबसे पहले रीजनिंग के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि रीजनिंग क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है कि रीजनिंग क्या है, व्हाट इज रीजनिंग, तो क्या आपकी जवाब होनी चाहिए। और दूसरी हमारी क्वेश्चन है कि यह पहली बार कंपटीशन में ही क्यों। दूसरा पहला क्वेश्चन है रीजनिंग क्या है और दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि यह पहली बार कंपटीशन में ही क्यों। इस दो क्वेश्चन के जवाब अगर आपको पता होगा तो रीजनिंग के महत्व को, रीजनिंग की सिलेबस को, रीजनिंग के महत्व को, रीजनिंग क्या है, क्यों एग्जाम में लाया गया है, सारे आप इस पर आप मतलब कि एक अनुभव आपको होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि दोनों में अगर कन्फ्यूजन है कि रीजनिंग क्या है और प्लस ये पहली बार कंपटीशन में क्यों, क्योंकि देखा जाता है कि पहली बार कंपटीशन में क्यों यानी कि इसका मतलब होता है कि आप स्कूलिंग जब कर रहे थे तो उस समय आपका रीजनिंग नहीं मिला, लेकिन आप कॉलेज में जाते हैं तो उस समय भी नहीं मिलता है। लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं, जब पहली बार आप कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं, मार्केट में किसी कोचिंग में या किसी इंस्टीट्यूट में आते हैं, तब वहाँ पर पता चलता है कि अरे हमको एक रीजनिंग सब्जेक्ट भी अलग से पढ़ना है, जो पहले कभी भी उसको हम पढ़े नहीं हैं ना उसको देखे हैं। एक नया सब्जेक्ट आपसे एक आमने सामने आता है, यानी कि रीजनिंग भी पढ़ना है। तो अब सवाल उठता है कि रीजनिंग है क्या। तो रीजनिंग के बारे में अगर कहा जाए तो अगर आपसे हम कहें कि रीजनिंग सब्जेक्ट नहीं है, रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो आप कहेंगे कि भाई रीजनिंग सब्जेक्ट होता है सबका, मतलब कि मार्क्स के बराबर इसकी भी मार्क्स क्या होती है, यानी कि सब में देखा जाए तो इक्विवेलेंट मार्क्स होते हैं। जैसे 100 क्वेश्चन का अगर जनरल कंपटीशन में मार्क्स बनता है, ठीक है, 100 क्वेश्चन का, तो उसमें देखा जाए तो मैथ से भी 25, जीके जीएस से भी 25 होता है, फिर से इंग्लिश से भी 25 होता है, रीजनिंग से भी क्या होता है 25 होता है, रीजनिंग का वेट भी क्या है 25 क्वेश्चन का है। ऐसा क्यों? फिर अगर मान लेते हैं कि सब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये सब्जेक्ट के रूप में कैसे पेश आता है। तो अगर हम कहें कि सब्जेक्ट नहीं है, इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको कहा जाए कि आप ऑनर्स करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, ऑनर्स करते हैं, वहाँ देखते हैं कि हर सब्जेक्ट का डिपार्टमेंट है, नहीं एक फैकल्टी होता है, एक डिपार्टमेंट बना हुआ है अलग। जैसे हिस्ट्री का अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, मैथ का अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, साइंस का अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, ज्योग्राफी का अलग बना हुआ है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो क्या रीजनिंग का भी कोई डिपार्टमेंट बना हुआ है और रीजनिंग का भी क्या कोई फैकल्टी होता है कॉलेज में? बताइए, अगर होता है तो फिर बताइए। तो फिर बच्चे रीजनिंग से ऑनर्स क्यों नहीं करते? अगर सब्जेक्ट होता तो फिर रीजनिंग से बच्चे ऑनर्स क्यों नहीं करते? ऐसे आपको लग रहा होगा कि ऑनर्स से कोई तो करता नहीं है, तो फिर इससे को हम कैसे कह सकते हैं कि सब्जेक्ट है। लेकिन सब्जेक्ट है, क्योंकि आज इसको हम लोगों ने सब्जेक्ट बना दिया है। क्यों बना दिया है? इसके महत्व को देखते हुए। और ये कितनी महत्वपूर्ण है ये रीजनिंग। अगर रीजनिंग नहीं रहे एग्जाम में तो इसका क्या खामियाजा होना पड़े, क्या भुगतना पड़ेगा हमारे भारत सरकार को या हर एक बोर्ड को, ठीक है, यहाँ तक कि कैंडिडेट को यानी कि एम्प्लॉय को भी क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसकी क्या इसकी मतलब कि लॉस हो सकती है और क्या इसका प्रॉफिट हो सकता है, सारी चीज़ की हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसमें। तो इससे पता चलता है कि रीजनिंग क्या है, यानी कि रीजनिंग क्या एक सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि एक थॉट है, एक सोच है, यह एक जनरल मेंटल एबिलिटी है। रीजनिंग अगर देखा जाए तो रियल में क्या है, तो यह एक जनरल मेंटल एबिलिटी है, सामान्य मानसिक अभियोग्यता है। यह आपके सोच पर, आपके सेंस पर डिपेंड करता है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटा नहीं जा सकता है, इसको याद नहीं किया जा सकता है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग सिर्फ समझ सकते हैं, ठीक है, इसको सिर्फ हम समझ सकते हैं, इसको रट नहीं सकते हैं। और दूसरी बात है कि पहली बार यह कंपटीशन में ही क्यों? पहली बार कंपटीशन में इसलिए क्योंकि अगर आप किसी भी एक मुद्दे पर आप पे लॉजिकली अगर आप तर्क करते हैं, ठीक है, सोचते हैं, ठीक है, तो उस सोच को आप कई मतलब कि आयाम से आप तभी सोच सकते हैं जब आपको उस पर काफ़ी समझ हो या आपके अंदर थोड़ा सा मैच्योरिटी हो। जैसे आपको वोट देने का अधिकार कब आया? 18 साल के एज में आया। 18 साल में एज में वोट देने का अधिकार क्यों आया? क्योंकि इस एज तक आप क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। और एग्जाम में भी देखा जाए तो मैक्सिमम वैकेंसी जो होती है, उस मैक्सिमम वैकेंसी में लगभग हमारा एज क्या होता है, 18 साल से ही होता है। जैसे कुछ डिफेंस वगैरह का देख लें, जैसे एयरफोर्स का होता है, नेवी का होता है, तो उसमें तो कम होता है। इन सब सेक्टर को छोड़कर बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं, क्लर्क का लेकर या
प्यून से लेकर या हाई क्लास के पोस्ट को भी लेकर देखा जाए तो 18 से एज से ही वहाँ पर मतलब कि उसको मिनिमम एज जो वहाँ पर देखा जाता है तो 18 साल ही होती है। क्यों 18 साल होती है? क्योंकि इस समय तक आप सोचने समझने में काफ़ी सक्षम होते हैं, तर्क करने में काफ़ी सक्षम होते हैं। इसलिए रीजनिंग को स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि आपकी उस समय जो सोच थी आपकी काफ़ी मतलब कि एक लिमिटेशन में थी, एक लिमिट में था, जिसकी वजह से आप हर एक मुद्दे को अच्छा से नहीं सोच सकते थे। लेकिन यहाँ पर रीजनिंग जो है यानी कि 18 साल के एज में जब आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर रीजनिंग आता है, और रीजनिंग को आप सोचने समझने सोच समझ कर उसको बनाने में आप सक्षम होते हैं। इसलिए रीजनिंग को इस समय इसको डाला जाता है। इस चीज़ का पता चलता है कि पहली बार या कंपटीशन में है, क्यों? तो इसका मतलब ये हुआ। फिर रीजनिंग क्या है इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा, ये क्या कंसेप्ट है। दूसरी बात ये है कि जैसे मान लेते हैं कि रीजनिंग बाकी सब सब्जेक्ट से अलग कैसे है। जैसे आपको लग रहा होगा कि सभी सब्जेक्ट एक बराबर होते हैं, नहीं, बिल्कुल एक बराबर नहीं होते हैं। रीजनिंग बाकी सब सब्जेक्ट से अलग है। ऐसा क्यों? हम अभी इसको चर्चा करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप एग्जाम में जाते हैं और एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन बनाना है, सॉल्व करना है, जिसमें मैथ भी है, इंग्लिश भी है, जीके जीएस भी है, और फिर साइंस भी है, और रीजनिंग का भी कुछ क्वेश्चन है। तो 100 क्वेश्चन को आप जब बनाते हैं तो आपके पास दो तरीका होता है। 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो हथियार होता है। पहला होता है मेमोरी कैपेसिटी यानी कि याददाश्त क्षमता, और दूसरा होता है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी यानी कि बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता और यह हमारा याददाश्त क्षमता यानी कि मेमोरी कैपेसिटी और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी दोनों अलग अलग कैसे हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको हम आगे विस्तार करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह याददाश्त क्षमता है, तो याददाश्त क्षमता आपके ज्ञान पर डिपेंड करता है। आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है। कैसे? इस सब अभी प्रूफ होने वाला है। बौद्धिक क्षमता जो है यह आपके सेंस पर डिपेंड करता है। सेंस मतलब कि जैसे हम लोग कह सकते हैं कि बुद्धि, बुद्धि यानी कि इसको हम लोग कहते हैं सेंस। सेंस को क्लिक करता है यानी कि सेंस पर डिपेंड करता है। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि यह ज्ञान और बुद्धि दोनों अलग अलग कैसे 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 है। तो अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि भारत की आजादी कब हुई, तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे कि 1947 में। हमारे भारत की आज़ादी कब हो जाई? 1947 में। अगर डेट भी पूछा जाए तो 15 अगस्त 1947 कहेंगे। इस सब आपको पता है। क्यों आपने इसका जवाब जल्दी से दे दिया? क्योंकि इसको आप कई बार, सैकड़ों बार आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, नहीं, इस पर चर्चा किया होगा, और यह इतने बार आप चर्चा कर चुके हैं कि आपके ये मतलब कि मेमोरी पावर में यानी कि आपका जो ब्रेन का एक मेमोरी पावर है उसमें जाकर सेव हो गया है। जैसे ही आपसे क्वेश्चन किया गया आपने तुरंत अपने ब्रेन को क्लिक किया और वहां से इसका जवाब निकल कर आया कि 1947 में इससे हमारे देश की आज़ादी हुई थी। ठीक है, तो यानी कि ज्ञान आपने क्या किया था इस चीज़ का, इसके आंसर का, यानी कि हमारे भारत की आज़ादी कब होती है? 1947। यह आपके पास ज्ञान था इसका। ठीक है, आपने क्या किया था? अपने मेमोरी पावर में इसको सेव किया था और आपको तुरंत इसका जवाब मिल गया, यानी कि कब जैसे जैसे ही क्वेश्चन किया गया आपने जवाब दे दिया। दूसरी बात यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि आप ये बताएंगे कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध, विश्व युद्ध कब होता है, तो आप इसका भी जवाब दे देंगे। थोड़ा सा अगर आप जीएस का जानकार है तो आप इसका जवाब देंगे 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध होती है। ठीक है, इसका भी जवाब दिया। लेकिन आपसे अगर ये क्वेश्चन कहा जाए कि भारत गुलाम कब हुआ, तो क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज तक के कोई इतिहासकार इसका जवाब दे ही नहीं पाया कि भारत गुलाम कब हुआ। एंशिएंट वाले कहते हैं कि जब इंडो ग्रीक वाले आए, यानी कि कुषाण शासक आया, इंडो ग्रीक आते हैं, कुषाण शासक आते हैं, फिर से हमारे पहलव आते हैं, उस समय हम भारत को गुलाम कर दिया। कोई कहता है कि नहीं मोहम्मद बिन कासिम आया तब हमारे भारत को गुलाम किया हुआ। कोई कहता है कि नहीं दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, मेडेबल में जब आते हैं तो वहाँ पर कहता है लोग कि दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना होती है तब हमारा भारत गुलाम होता है, यानी कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने भारत को गुलाम किया। कोई कहता है कि नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तब हमारा भारत गुलाम हुआ। यानी कि इस पर कभी क्वेश्चन भी नहीं बनता है, क्योंकि ये टॉपिक जो है क्या है, कंट्रोवर्सी है।
क्यों कंट्रोवर्सी है? कि बड़े बड़े इतिहासकार भी आपस में एकमत नहीं है, सहमत नहीं है कि भारत को गुलाम कब माना जाए। वो बड़े बड़े इतिहासकार जब सहमत नहीं है तो हम और आप क्या सहमत हो सकते हैं? इससे पता चलता है कि इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि इसको आपने कभी याद ही नहीं किया। इस फैक्ट का जवाब आपको किसी ने दिया ही नहीं, कहीं आप देखे ही नहीं है, और ना आपने कहीं इसको पढ़ा है। यानी कि आपको इसकी ज्ञान नहीं है, इसकी नॉलेज आपको बिल्कुल नहीं है। आप अपनी याददाश्त क्षमता का प्रयोग कितना भी कर लीजिए, अपनी याददाश्त क्षमता का प्रयोग कितना भी क्लिक कर लीजिए, आपकी याददाश्त क्षमता से कभी भी निकल कर इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसका कभी आपको ज्ञान हुआ ही नहीं। क्यों नहीं ज्ञान हुआ? क्योंकि आप न कभी इसको बुक में पढ़े हैं, न किसी ने बताया है, न किसी टीचर ने आपको पढ़ाया है, न कहीं देखे हैं, इसलिए इसका ज्ञान आपको नहीं है, जिसके कारण आप इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। यानी कि पता चला कि 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ जीएस का पार्ट यहाँ पर दिया गया। तो जीएस के पार्ट में आप देख रहे हैं कि जब आपको उसका ज्ञान है तो आप उसका जवाब दे पा रहे हैं, अगर जब ज्ञान नहीं है तो फिर उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आपसे नहीं जवाब दिया जाएगा। तो ये हमारा होता है कि याददाश्त क्षमता का प्रयोग करके। इसी के साथ इंग्लिश भी आता है। जैसे इंग्लिश में भी देखा जाए तो ढेर सारे वर्ब फॉर्म होता है जिसको रटना पड़ता है, नहीं अपने मेमोरी पावर में सेव करना पड़ता है। वर्ब फॉर्म को एंटोनिम्स है, साइनोनिम्स है, इस सारे चीज को हम लोग को रटना पड़ता है। ठीक है, शब्दकोश है, यानी कि क्या कहते हैं शब्दार्थ है, इसका भी हम लोग क्या करते हैं, इसको स्पेलिंग के साथ इसको रटना पड़ता है। फिर से हम लोग मैथ में भी आते हैं तो ढेर सारे फार्मूला है। अगर इससे मतलब कि इस वर्तमान समय में देखा जाए तो मैथ के फार्मूला को, ट्रिक को, अगर आप कंसेप्ट को नहीं रटे रहेंगे तो फिर एग्जाम में बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ढेर सारा चीज़ वहाँ भी रटना पड़ता है। तो जहाँ भी रटने वाला या याद करने वाला चीज़ आ जाता है उसको हम कहते हैं कि उसका आपको क्या है, ज्ञान है। जब आपको ज्ञान है तो उस फार्मूला को अप्लाई करिए या उस क्वेश्चन के जवाब को अप्लाई करिए, आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। और ये हो जाता है सारे सब्जेक्ट, यानी कि हमारा ज्ञान से रिलेटेड हो जाता है। यानी कि 100 क्वेश्चन में से कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके जीएस हो गया, तो उसको क्या करते हैं आप ज्ञान के द्वारा, यानी कि आप क्या करते हैं इसकी ज्ञान हासिल करके अपने याददाश्त क्षमता में इसको सेव करते हैं, मेमोरी पावर में सेव करते हैं, और तब आप वहां से इसका जवाब निकालकर फिर इसके जवाब देते हैं। लेकिन अब हम आते हैं कहाँ, बौद्धिक क्षमता, जो हमारा मुद्दा भी है। बौद्धिक क्षमता में आते हैं तो यदि आपको ये कहा जाए, पहला क्वेश्चन कि ए बी से न तो बड़ा है और न ही छोटा है, न ही छोटा है, तो सोचिए, कंपेयर यहां पर किया जा रहा है कि ए बी से न तो बड़ा है और ना ही छोटा है, तो क्या होगा, कॉमन सेंस यहां पर यूज करना है। ए बी से बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, तब क्या होगा, बराबर होगा। क्या इस चीज को याद करने वाला चीज है ये? यहाँ पर कॉमन सेंस हम लोग का लग रहा है। यानी कि बौद्धिक क्षमता जो है, यानी कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से जो क्वेश्चन आते हैं यह रीजनिंग के होते हैं। और रीजनिंग में पहला टॉपिक ने मैंने दिया, जैसे ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, और तो इसका अर्थ क्या होगा, बराबर। इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको समझने की आवश्यकता है। और आप इसको कॉमन सेंस का थोड़ा सा यूज करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि भाई ए जब बी से बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, तो फिर क्या होगा, दिमाग में तो आएगा ना कि यह बराबर के सेंस में जाएगा और यह क्या होगा, बराबर होगा। देखिए यहाँ पर कहीं भी ये रटंत विद्या नहीं है, यानी कि इसको ज्ञान की जरूरत नहीं, बस यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सेंस को अप्लाई किया और सेंस के द्वारा यहाँ पर आकर निकल गया क्या आंसर, यानी कि बराबर होगा। ए जब बी से बड़ा नहीं है या जब छोटा नहीं है तो फिर क्या होगा, बराबर होगा। दूसरी क्वेश्चन में अगर हम ये कहें, यहां पर भी देखिए, इसको भी रटा नहीं जा सकता है, क्यों, बस यहां पर सेंस का अप्लाई करना है, क्योंकि रटने वाला नहीं है, समझने वाला है। समझ कर इसको जवाब दिया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं, कहा जाए कि पी क्यू का पिता है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन देते हैं, जैसे पी क्यू का क्या है, पिता है। कौन पिता है, पी है, यानी कि पी जो है क्यू का फादर है, लेकिन क्यू पी का पुत्र नहीं है। क्यू पी का पुत्र नहीं है, कहने का मतलब इसको और हम शॉर्ट कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर कौन है, पी है, और यहां पर कौन है, क्यू है। अब यहां पर ये कहा जाए कि यह पी जो है क्या है, पिता है। किसकी पिता है, क्यू का। क्यू का पिता कौन है, पी है।
यानी कि क्यू इसको क्या कहता है, पिता कहता है। पी जो है क्यू का पिता है, लेकिन कह रहा है कि क्यू जो है, लेकिन ये पी का क्या है, पुत्र नहीं है, यानी कि क्यू इसको पिता कहेगा। सवाल है कि क्यू इसको क्या कहेगा, पिता कहेगा, लेकिन पी उसको पुत्र नहीं कहेगा। ये क्यू कहता है कि आप मेरे पिता हैं, तो पी कहता है कि ठीक है हम आपके पिता हैं, लेकिन पी कहता है, उलट कर जवाब देता है कि आप मेरे पुत्र नहीं हैं, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तो फिर वो क्या होगा। अब यहाँ कॉमन सेंस लगाना है। जब क्यू इसको पिता कहता है तो फिर पी किसको क्या कहेगा, यानी कि पी कहता है इसको कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, यानी कि पुत्र यहाँ पर मना कर देता है कि ये पुत्र नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है। लेकिन इतना सवाल इस क्वेश्चन में ये तो फैक्ट जरूर है कि क्यू का यह पिता ही है, ये एक्सेप्ट भी करता है कि हम पिता हैं, ठीक है, लेकिन पी उसको कहता है कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तो फिर क्या होगा, पुत्री होगा। यहाँ पर सेंस का आएगा, पुत्री होगा। अगर यह पुत्री भी होती है, ठीक है, तो क्यू पुत्री भी होगी तो इसको क्या कहेगी, पिता ही कहेगी। और ये पिता कहता है इसको कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, मतलब क्या, पुत्री होगी। जब ये पिता कह रही है तो इसका मतलब जब पुत्र नहीं है तब क्या होगा, पुत्री होगा। क्या इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए इसको रटने की आवश्यकता है? बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर कॉमन सेंस की आवश्यकता है। और यही सेंस हमारा जो है बौद्धिक क्षमता यानी कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को क्लिक करता है, जिसके द्वारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा, अगर ये कहा जाए कि जैसे एक बॉक्स है, इसमें नॉन वर्बल का क्वेश्चन देते हैं। एक बॉक्स है जिसमें एरो इधर इधर राइट की तरफ घुमा हुआ है। फिर अगले बॉक्स में देखते हैं तो यह एरो ऐसे हो जाता है, ठीक है, इसको फॉलो करना है। पहले में ऐसे यानी कि राइट की तरफ यानी घुमा हुआ है, फिर इस मतलब कि ऊपर की तरफ आता है कि यानी कि एंटी क्लॉक में 90 डिग्री मूव कर गया, इस तरह से देखा जाए। और अगली बार में देखा जाए अगली बॉक्स में तो यहाँ पर ये आ जाता है ऐसे, इस प्रकार आ जाता है। इस स्ट्रक्चर से फिर ये स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि किस तरह से रोटेट कर रहा है ये आपको दिखाई दे रहा है। और फिर यहाँ से ये बनता है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स में ये कर दे यहाँ पर कि आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स कर दिया कि यहाँ पर आपको एक आंसर यहाँ पर आपको डालना है। तो फिर क्या होगा, इसी का अनुसरण करते हुए, इसी को फॉलो करते हुए अगला हमारा स्टेप क्या होगा, तो फिर क्या होनी चाहिए, एक बार इधर घुमा, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर लेफ्ट की तरफ गया, फिर अब देखा जाए तो क्या होगा, 90 डिग्री फिर मूव करेगा एंटी क्लॉक में, तो फिर क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो गया। तो क्या इस चीज को यानी कि इस नॉन वर्बल के क्वेश्चन को, इस फिगर बेस्ड जो क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या इसको रटने की आवश्यकता है? बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इसको सॉल्व करके, यानी कि इसको अनुसरण करके, इसको फॉलो करके, इसको समझ कर, यानी कि अपनी सेंस लगाकर, अपनी थॉट लगाकर, अपनी कॉमन सेंस लगाकर इसका जवाब देने की आवश्यकता है। और इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो इसी यानी कि सेंस का प्रयोग करके ही हम लोग क्या करते हैं, इसका जवाब दे रहे हैं। तो अब ये 3 क्वेश्चन का जवाब जो हम लोगों ने दिया तो इसमें क्या हुआ कि यानी कि सेंस का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। यानी कि 100 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम सिर्फ सेंस का प्रयोग करते हैं, उसमें रटा हुआ काम नहीं आता है। और यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं 100 में से जिसमें हम लोग मेमोरी कैपेसिटी का प्रयोग करते हैं, यानी कि याददाश्त क्षमता का प्रयोग करते हैं, जो कि क्वेश्चन इस रूप में है, ठीक है। अगर क्वेश्चन याद है तभी हम जवाब दे पाएंगे, नहीं तो फिर तुक्का में नहीं जवाब दे पाएंगे। तो ये हमारा हो जाता है याददाश्त क्षमता का प्रयोग और बौद्धिक क्षमता का प्रयोग। यानी कि 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 हथियार होता है, और इस तरह से इन दोनों हथियार का प्रयोग करके हम 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो ये हो गया, ये हमारा पार्ट हो जाता है किस चीज का, रीजनिंग का हो जाता है, पार्ट रीजनिंग का, जिसमें सिर्फ सेंस का ही यूज करना है। और ये जो हो जाता है हमारा पार्ट किसका हो जाता है, तो जीके जीएस का हो जाता है। जीके जीएस के अलावा हो जाता है किसका, मैथ का हो जाता है, फिर इंग्लिश का हो जाता है, फिर करंट अफेयर्स का हो जाता है। यानी कि बाकी, यानी कि रीजनिंग को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं इससे हो जाते हैं, जिसमें आपको याद करना है, रटना है, ठीक। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अब इस इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, इसको हर बोर्ड वाले, यानी कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी बोर्ड हैं, जो भी एग्जाम है, एमबीए, सी सेट वगैरह भी देखा जाए तो मतलब कि यूपीएससी के भी जो सेकंड पेपर होते हैं, सी सेट, उसमें भी इसको रखा जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक बोर्ड या कमीशन चाहता है कि हमारे यहाँ जो भी एम्प्लॉय आने वाले हैं, ठीक है, वह रटने वाला तोता ना हो।
मतलब ये सब क्या है, ज्ञान जो आप अर्जित कर रहे हैं रटने वाला ही बात है ना। तो ये रटने वाला तोता ना हो, यानी कि उसके पास एक डेवलप सेंस भी हो, ताकि हर समस्या का समाधान वह खुद कर सके। इसलिए रीजनिंग के क्वेश्चन को वहाँ पर रखा जाने लगा। और रीजनिंग के क्वेश्चन में 100 में लगभग 25 क्वेश्चन दिया जाने लगा है। और इस तरह से देखा जाए तो इसकी मतलब वेट जो है 4 सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन का ये भी वेट आता है, यानी कि 1/4 भाग इसका भी होता है। तो ये भी कम नहीं है। तो इससे देखा जाता है कि इसकी वेट ज़्यादा या करने के कारण ये होता है कि उस व्यक्ति के अंदर अगर सेंस है तभी वह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, नहीं तो फिर 25 क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं होंगे। जब 25 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो फिर इसका मतलब है उसका अपना कोई सेंस ही नहीं है, तो फिर वह एम्प्लॉय बनकर आता है तो हर जगह उसके साथ समस्या ही समस्या होती रहेगी। इसलिए एग्जामिनर चाहता है कि इस 25 क्वेश्चन को देकर या जिस तरह के रेशियो होता है उस क्वेश्चन को देखकर उसकी जांच परख की जाए कि उसका सेंस है कि नहीं है, वह रटने वाला सिर्फ तोता तो नहीं है। और इस तरह से यहाँ पर देने का कारण यही होता है, अगर इसके पास अगर सेंस होता है तो फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उस एग्जाम को फाइट करके फिर आगे बढ़ सकता है, नहीं तो फिर वहीं पर वह क्या हो जाएगा, वह मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने से फिर वहाँ पर वो खत्म उसका बाजार, यानी कि खत्म बाजार का कहने का मतलब ये है कि वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि आगे वो आगे के प्रोसेस को नहीं अपना पाएगा, वहाँ से वो रिटर्न हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये जो होता है रीजनिंग क्या है और रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो बिहार एसएससी से संबंधित हम लोग सारे फैक्ट को डालने वाले हैं। बिहार एसएससी में लगभग 50 क्वेश्चन रीजनिंग का किया जाने वाला है, किया जा रहा है। 50 क्वेश्चन उसमें सिलेबस में है और 50 क्वेश्चन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है। मैथ इसमें देखा जाए तो 25 होगा, साइंस से भी 25 होगा, फिर से जीके जीएस से 50 हो जाएगा। सब क्वेश्चन में देखा जाए मतलब सब पार्ट में देखा जाए तो इसमें रीजनिंग का भी वेट जो है बहुत ही अच्छा है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग मतलब कि आपके मार्क्स का स्कोरिंग बढ़ाता है। ठीक है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर 50 में आपको 50 बनाने के लिए कहा जाए तो 50 में 45 48 तो आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप मान लेते 50 में 50 भी कोई कर सकता है, लेकिन 50 में 50 करने के लिए कुछ टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन भी कुछ होता है जो नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन कैसे माई बाप नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप 40 प्लस तो कर ही सकते हैं। बाकी किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है कि आप 50 में 45 कर ले। ठीक है, उसके लिए बहुत ही महारत हासिल करना होता है तभी जाकर उतना हो पाता है। लेकिन रीजनिंग में थोड़ा सा कॉन्शियस आदमी होकर अगर इसकी पढ़ाई करता है तो बहुत ही आराम से आप बहुत ही अच्छा मार्क्स इसमें ला सकते हैं। तो अभी बिहार एसएससी से यानी कि बिहार सचिवालय जिसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं उससे रिलेटेड हम लोग जितने भी सिलेबस है सारे सब्जेक्ट से संबंधित हम लोग यहाँ पर वीडियो देने वाले हैं। और सारे जो वीडियो होंगे फ्री में होंगे और आप लोग को इससे पढ़ना है, एंजॉय करना है, अपने क्वेश्चन को समझते हुए आप अपने एग्जाम को पास करिए। और इस तरह से यहाँ पर 25 यानी कि 50 क्वेश्चन, अगर रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आ रहा है और रीजनिंग के सिलेबस को देखा जाए बिहार सचिवालय में रीजनिंग के सिलेबस को तो ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, कोई भास्ट सिलेबस नहीं है। मतलब कि उसमें 8 से लेकर 10 से चैप्टर ऐसे हैं जिसको अगर पढ़ लिया जाए तो मुझे लगता है कि रेगुलर क्लास किया जाए और इस चैप्टर को अगर पढ़ लिया जाए यानी कि 8 से 10 चैप्टर को पढ़ लिया जाए तो गारंटी के साथ ये कहा जा सकता है, गारंटी ये नहीं दिया जा सकता है कि जो हम पढ़ाएंगे वहीं ही लड़ जाएगा, यानी कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता है। अगर कोई कहता है कि रीजनिंग हम जो पढ़ाएंगे वही क्वेश्चन हूबहू आ जाएगा एग्जाम में तो गलत बोल रहा है। रीजनिंग के क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन बनते हैं उसी चैप्टर से। हर साल क्वेश्चन उसी चैप्टर से बनेगा। जब भी बिहार सचिवालय का होगा तो उसकी सिलेबस फिक्स है, उसी चैप्टर से ही बनेंगे, लेकिन नए नए तरीके से बनेंगे। कंसेप्ट वहीं रहेगा, चैप्टर वहीं रहेगा, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन हम आपको ये वादा कर सकते हैं कि रीजनिंग में अगर 50 क्वेश्चन बिहार सचिवालय में आपको 50 क्वेश्चन को क्लिक करना है तो 50 में हम आपको वादा करते हैं कि 45 तक हम कंफर्म आपका ये टिक करवा सकते हैं, आपको हम सॉल्व करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि रीजनिंग का बहुत कम ही सिलेबस है और इसमें जो भी फैक्ट दिया गया है, ठीक है, हम इतने अच्छे तरीके से उस फैक्ट को बताने वाले हैं, उस कंसेप्ट को बताने वाले हैं कि रिपीट तो नहीं होगा। जो क्वेश्चन हम बताएंगे कोई जरूरी नहीं है कि वहीं रिपीट हो जाए, लेकिन उस कंसेप्ट को, उस चैप्टर के कंसेप्ट को हम आपको ऐसे डेवलप करेंगे कि आपको बहुत ही आरामदायक से यानी कि बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी वे में आप उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ज़रूरत ये है कि हमारे सारे क्लास को बढ़िया से करने का, या आप जो भी हम वीडियो बना रहे हैं सारे वीडियो को आप अगर देख लेते हैं तो फिर हम गारंटी दे सकते हैं कि आप 45 प्लस ही यानी कि 50 में 45 प्लस ही आप
स्कोर करके आएंगे, इससे कम नहीं। तो ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग रीजनिंग के एक टॉपिक से हम यानी कि आते हैं और उसके बाद उसके कंसेप्ट को बताएंगे। हर मतलब कि एक चैप्टर का कई वीडियो मतलब कि अगर मान लेते हैं कि चैप्टर का थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए अगर हम उसमें ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं तो एक सीरीज के रूप में होगा, नहीं तो कोई कोई चैप्टर ऐसा है कि बहुत छोटा ही चैप्टर है, उसमें 1-2 वीडियो में ही हो जाएगा। तो सारे चैप्टर को हम यहाँ पर बिहार सचिवालय को टारगेट रखते हुए उस सारे चैप्टर को यानी कि सारे सिलेबस को हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। और आपको सारे ये जो चैप्टर होगा ये सब कुछ फ्री में वीडियो देने वाले हैं। आप इस चैनल को, हमारे चैनल को काफ़ी मतलब कि आप पे सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जितना हो सके। आप बेल आइकन बटन को भी दबाइए, अपने ग्रुप में भी शेयर करिए और आप भी लाभान्वित होइए, अपने दोस्तों को भी लाभान्वित करवाइए। इससे देखते हैं कि कितना इसमें शेयर आप कर पाते हैं। तो चलिए, ओके, थैंक यू।